चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बेहतर होंगे। अच्छे से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी, रिवीजन भी बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा। सभी लोग लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे और एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। पलक, लॉयल बॉय, शिवानी, सिद्धार्थ, स्टडी विद विशाल, उत्तम, डिम्पल, तनु, दीक्षा, अखिल, अंशुल, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्ते काल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ की बड़ी चिंता रहती है। पीडीएफ आपको मिलेगी रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। पीडीएफ कहाँ मिलेगी बेटा? तो पीडीएफ आपको मिलेगी रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर मिलेगी बेटा। इसमें टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट नहीं होंगे क्योंकि आपके जो प्रैक्टिस सेट चलेंगे वो चलेंगे मिक्स प्रैक्टिस सेट। पर मैं आपको ये बताती रहूंगी कि आपको कौन कौन से टॉपिक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ने हैं और ये मैं आपसे यहाँ पर डेली डिस्कस करूंगी टॉपिक वाइज। आप भी जानते हैं कि हम अभी जो है प्रैक्टिस सेट के थ्रू टॉपिक वाइज हम चीज़ों को कवर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे मिक्स प्रैक्टिस सेट चलेगा जितने भी दिन चलेगा और उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं आपको डेली डिस्कस करती रहूँगी। तो आप सभी जल्दी जल्दी लाइव आ जाएं, सेशन के साथ जुड़ जाएं और सेशन को लाइक एंड शेयर कर दें। और अब मैं आपका चलती हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको मैं बता देती हूँ कि आपकी प्रैक्टिस सेट सीरीज जो रेलवे एनटीपीसी 2025 के लिए शुरू हुई है उसमें बच्चे आपका प्रैक्टिस सेट का नाम है बुलेट सीरीज। और ये बुलेट सीरीज में बायोलॉजी की क्लास 11 बजे रखी गई है, मैथ्स की क्लास 1 बजे रखी गई है, रीजनिंग की क्लास 4 बजे है, केमिस्ट्री की क्लास आपकी 6 बजे है, ठीक है, जो कि आपकी 15 मई से शुरू होगी, मतलब आज नहीं है कल से शुरू होगी। जीके जीएस 7 बजे जो अभी आपका चल रहा है, करंट अफेयर 8:30 बजे और फिजिक्स बेटा जी 9:45 पर होगा, ठीक है। फिजिक्स कितने बजे होगी? 9:45 पर। तो अब हम चलते हैं जल्दी से अपनी क्लास की तरफ और देख लेते हैं कि यहाँ पर आज की क्लास का आपका टॉपिक क्या है, ठीक है। और ये आपका मिनी मॉक जो एनटीपीसी में जो आपके मिनी मॉक चलेंगे उसके लिए है। उसके लिए आपको रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पे जो है डाउनलोड करना है। अगर आपने डाउनलोड नहीं करा है, डाउनलोड करने के बाद फ्री वीकली टेस्ट पर जाना है। आरआरबी एनटीपीसी मिनी मॉक आपको मिलेगा, वहां पे आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल बेटा, ग्रुप डी वाले बच्चे भी इसको कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, पहला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है? तो इंडस वैली डेजर्ट, स्पीति कोल्ड डेजर्ट, द थार डेजर्ट, रन ऑफ कच्छ। तो यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर आया है आपका कि मैम सिंधु घाटी का मरुस्थल हमारा भारत में स्थित नहीं है, क्योंकि ये कहाँ पर स्थित है? तो मैम ये पाकिस्तान में है। ये कहाँ पर है? पाकिस्तान के अंदर है। और बेटा अगर हम बात करते हैं कि बाकी जैसे ऑप्शन दे रखा है आपका थार मरुस्थल, तो ये कहाँ पर है? भारत पाकिस्तान की सीमा पर है, भारत पाकिस्तान की सीमा पर ये आपको देखने के लिए मिलेगा। और बेटा जी जब हम कच्छ का रण बात करेंगे तो कच्छ का रण आपका कहाँ पर है? तो ये आपके गुजरात राज्य में है। कहाँ पर है बेटा जी? गुजरात राज्य में है। और जब हम स्पीति घाटी शीत मरुस्थल की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है? ये मैम हिमाचल प्रदेश के अंदर है। ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो बेटा आपको क्या करना है? डेजर्ट्स के बारे में पढ़ना है, डेजर्ट्स की लोकेशंस आपको देखनी है, मरुस्थल आपको देखना है। अब इसी बात पे मुझे जल्दी से बता दो कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा और गर्म मरुस्थल बताना। भारत का सबसे बड़ा भी है और बेटा वो आपका गर्म मरुस्थल भी है। तो बेटा वो कौन सा मरुस्थल है? जल्दी से बता दीजिए। मैम थार है। बहुत बढ़िया, शाबाश, ऐसे ही आंसर करने हैं। भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है? जल्दी से बता दो। सबसे ठंडा मरुस्थल भारत का कौन सा है? एक बताना। विश्व का सबसे बड़ा लेकिन गर्म मरुस्थल कौन सा है? सबसे बड़ा लेकिन गर्म मरुस्थल, क्योंकि विश्व का
सबसे बड़ा, और आपने यहाँ पे मुझे बताया कि सबसे ठंडा है हमारा भारत में लद्दाख मरुस्थल, और विश्व का सबसे बड़ा और गर्म मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, जो आपको नॉर्थ अफ्रीका के अंदर, या हम कह सकते हैं उत्तरी अफ्रीका के अंदर देखने के लिए मिलता है। और अगर मैं पूछूं विश्व में सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल कौन सा है, अगर मैं इस क्वेश्चन को विश्व वाले को पूछने लग जाऊं कि विश्व का सबसे बड़ा लेकिन ठंडा यानी कोल्ड डेजर्ट कौन सा है सबसे बड़ा, लेकिन अगर मैं पूछूं कि ठंडा, तो बेटा क्या आंसर कर दोगे, तब क्या आंसर करोगे, अंटार्कटिका। तब कौन सा आंसर करोगे, अंटार्कटिका, टकामा नहीं, अंटार्कटिका विश्व का सबसे बड़ा और बेटा जी ठंडा मरुस्थल अंटार्कटिका है। ठीक है, अंटार्कटिका आपको ध्यान रखना है। अब आ जाओ यहाँ पे, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि अटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है, अटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है, अगर मैं आपसे पूछूं टकलामकान मरुस्थल कहाँ पर है, भाई ये कहाँ से आ गई। ठीक है, एक मिनट, इसको ठीक से लिखती हूं, अटाकामा, फिर लिखिएगा टकलामकान, टकलामकान ये आपका कहाँ पर है। ठीक है, बताते चले जाइएगा। तो यहाँ पे अटाकामा मरुस्थल मैम चिली में दक्षिण अमेरिका के अंदर है, चिली दक्षिण अमेरिका। ठीक है बेटा, ये तो चलो ये आज रूम में आ गई है, ये परेशान करती रहेगी। चिली दक्षिण अमेरिका के अंदर। ठीक है, टकलामकान कहां पर है आपका, चाइना में है। अब आगे और भी सुनिएगा, जैसे बेटा अगर मैं और भी आपसे बात करूं कि भैया विक्टोरियन मरुस्थल कहां पर है, विक्टोरियन मरुस्थल बताइए जल्दी से कहां पर है। मैं आपसे पूछूं पेंटानोगिया मरुस्थल कहां पर है, पेंटानोगिया मरुस्थल कहां पर है। मैं आपसे पूछूं गोबी डेजर्ट कहां पर है, मैं आपसे पूछूं गोबी डेजर्ट कहां पर है, बताइए। तो बेटा विक्टोरियन मरुस्थल आपका कहां पर पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया में पड़ेगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। फिर मैंने बच्चे अगला आपसे पूछा है पेंटानोगिया आपका कहां पर है, अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में, अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, और बेटा अगर मैं आपसे पूछूं गोबी मरुस्थल, तो आपने बोला है कि मैम ये मंगोलिया और चाइना में स्थित है, मंगोलिया और चाइना। तो ये आपके कुछ डेजर्ट्स थे जो काफ़ी फेमस डेजर्ट हैं। तो डेजर्ट बेटा जी पढ़ लीजिएगा, लिस्टिंग अच्छे से देख लीजिएगा। आगे आइए, अगला क्वेश्चन, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है, बताइए जल्दी से। विश्व मरुस्थलीकरण, और ये पहली बार पता है कब मनाया गया था, 1994 में। यह आपका फर्स्ट टाइम इसको मनाने का डिसीजन लिया गया था। 1994 में फर्स्ट टाइम क्या किया गया था, इसको मनाने की घोषणा की थी। किसने की थी, तो बिल्कुल सही है मैम, 17 जून को होता है, 17 जून को हो जाएगा। और ये आपका क्या हुआ था, यहाँ पर घोषणा हुई थी इसके लिए, और किसने की थी, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बेटा जी कर दी थी। और अगर मैं आपसे बात करती हूं तो 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं हम, 22 अप्रैल को मैम पृथ्वी दिवस हम मनाते हैं। ठीक है, पृथ्वी दिवस ये भी बहुत फेमस डेट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। और बेटा जी अगर हम बात करते हैं आगे, अगर हम बात करते हैं 5 जून की, तो विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस हम इस दिन सेलिब्रेट करते हैं। और 22 मई को हम क्या मनाते हैं, तो मैंने आपको कल के एसएससी वाले प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन मैंने बताया, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस बेटा जी हम कब मनाते हैं, तो आप कहोगे मैम 22 मई को, इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं। आगे आइए, अगर मैं आपसे पूछने लग जाऊं बेटा कि मुझे बताओ प्रवासी भारतीय दिवस, एक मिनट,
अगर मैं आपसे पूछूं मुझे बताओ प्रवासी भारतीय दिवस, तो आप क्या आंसर करोगे? अगर मैं आपसे पूछने लग जाऊं राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, तब आप क्या आंसर करोगे? अगर मैं आपसे पूछने लग जाऊं विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस क्या हो, कब मनाओगे? अगर मैं आपसे पूछूं थल सेना दिवस, थल सेना दिवस पूछने लग जाऊं, अगर मैं आपसे पूछूं इसके अलावा पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस, अगर मैं आपसे पूछूं गणतंत्र दिवस, अगर मैं आपसे पूछूं राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो आंसर करना शुरू करते हैं। मैम प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। पहली बार 2003 में मनाया गया था और पहले इसको हर साल 2003 में डिसीजन लिया गया हर साल मनाया जाएगा, लेकिन उसके बाद ये प्रत्येक दूसरे वर्ष मनाया जाने लगा। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय युवा दिवस, बेटा जी आप सबको पता है कि मैम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। और बेटा जी जो आपका थल सेना दिवस है ये मनाया जाता है आपका 15 जनवरी को। और जो आपका पराक्रम दिवस है ये मनाया जाता है 23 जनवरी को। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को और बालिका दिवस 24 जनवरी को। ठीक है, बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, पराक्रम दिवस 23 जनवरी और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। अभी रुक जाओ, अभी यहाँ पे क्या मैम इतना ही पढ़ेंगे? नहीं, रुक जाइए। आज मैंने आपके लिए एक और काम किया है, थोड़ा सा हमें स्लाइड को ऊपर नीचे करना पड़ेगा। और वो क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि बेटा जी मैंने आपके लिए रखी है लिस्टिंग, और वो लिस्टिंग आपको मैं क्वेश्चंस के साथ दूंगी, वही लिस्टिंग दूंगी जैसे मैंने बेटा आपका एक लिस्टिंग तैयार करवाई है, ये रही कि आपका कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। कुछ आज दूंगी कुछ कल, जैसे कौन कौन से दिवस आपके कब सेलिब्रेट होते हैं। और एक ये आपका यहाँ पे स्थापना दिवस, जैसे भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस, चिकित्सक दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, कारगिल दिवस, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। तो ये आपकी कुछ लिस्टिंग है जो आपको मैंने साथ में दे दी है। इस तरह की और भी लिस्टिंग है, मैं आपको 4-5 लिस्टिंग डेली दूंगी ताकि आप उनको रिवाइज कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और कुछ मैंने आपको लिखकर भी बता दिए हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक कौन है? इस पे क्वेश्चन में पूछा गया है, एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक कौन है? बताइए जल्दी से, एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक कौन है? क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे बच्चे जल्दी से बताइए कौन। तो यहाँ पे आंसर आया है मैम ए होगा, और कुछ बच्चों का आया है डी कि मैम स्टीव जॉब्स। यहाँ पर आंसर कुछ बच्चों ने ये दिया है। ठीक है, पॉल एलेन, और बेटा जी अगर आप बिल गेट्स की बात करोगे तो उनके बारे में भी मैं डिस्कस कर देती हूं कि ये माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक थे, लेकिन पहले हम आंसर को डिस्कस करते हैं फिर हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने दे दिया अगस्त 2011 में इस्तीफा। अगस्त 2011 में इन्होंने क्या दे दिया? इस्तीफा। मैम इस्तीफा किसको बोलते हैं? रेजिग्नेशन लेटर को बोलते हैं। रेजिग्नेशन इन्होंने दे दिया था बेटा 2011 में। आगे सुनिए, अगर मैं आपसे बात करती हूं प्यारे बच्चे तो इनके साथ और कौन था? इनके साथ में थे बेटा स्टीफन बोजनेक। इनके साथ लिखेगा स्टीफन बोजनेक, स्टीफन बोजनेक। एक तो ये थे जिन्होंने इनके साथ यहां पे किया था, और एक थे आपके रोनाल्ड बेन। ठीक है, और एक थे रोनाल्ड बेन, और रोनाल्ड बेन ने मिलकर, वेन ने मिलकर 1 अप्रैल 1976 को एप्पल को स्थापित किया। एप्पल को स्थापित तो किस किसने किया, कब किया, ये आपको ध्यान रखना है।
हाँ, स्टीव जॉब्स सह संस्थापक थे, बिल्कुल सही है। तो उसमें पूछा भी तो सह संस्थापक ही है, क्वेश्चन तो देख लो, सह संस्थापक पूछा है बेटा क्वेश्चन में, तो स्टीव जॉब्स ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और आपको बता दूं कि इसकी स्थापना में इन्होंने योगदान दिया था स्टीव जॉब्स ने, और ये इसीलिए तो ये क्वेश्चन भी बना हुआ है। उसके बाद में अगर आपका पॉल एलन और आप जो बिल गेट्स की बात कर रहे हो, ये माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक थे। इन्होंने क्या किया था, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक। बताओ कब हुई थी स्थापना, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक थे बेटा, और इन्होंने इसकी स्थापना की थी 4 अप्रैल 1975 को। इसका आंसर ये है, 4 अप्रैल 1975 को इनके द्वारा स्थापित किया गया था। और जो सी है, चार्ल्स फ्लिंट, ये आपके आईबीएम के संस्थापक थे, आईबीएम के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। 3 संस्थापक थे इसके भी। तो आईबीएम के संस्थापक आपके कौन थे, तो आप कहोगे मैम चार्ल्स फ्लिंट आपके एक सदस्य थे उनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है। दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इनमें से किस वजह से महत्वपूर्ण है, इनमें से किस वजह से महत्वपूर्ण है, बताइए जल्दी से, इनमें से किस वजह से महत्वपूर्ण है। बहुत बढ़िया आंसर आना शुरू हो गया कि मैम अगर हम बात करें तो पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण। यानी अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी यहां पर, 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, बता दीजिए इसके अध्यक्ष कौन थे, और मुझे बता दीजिए कि भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाने का निर्णय लिया गया, कब मनाने का निर्णय लिया गया, कब मनाने का निर्णय लिया गया। इसी अधिवेशन में लिया गया था कि हम उसको स्वाधीनता दिवस के रूप में यानी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही है मैम, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और बेटा जी ये आपका डिसीजन लिया गया था कि हम 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे, और 1930 में ये डिसीजन लिया गया था। लेकिन आपको पता है कि भारत की आज़ादी के बाद स्वतंत्रता दिवस हम कब मनाते हैं, 15 अगस्त को, और 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, तो मैम गणतंत्र दिवस। और बेटा अगर मैं आपसे ये पूछने लग जाऊं यहाँ पे कि मुझे बताओ आईएनसी की स्थापना कब हुई थी, आईएनसी की स्थापना बता दीजिए जल्दी से, कब हुई थी, संस्थापक कौन थे ये भी बता देना, इसमें आपका प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था ये भी बता देना। प्रथम अधिवेशन आपको बताना है कि आपका कहाँ पर हुआ था, और बेटा जी कब हुआ था, ठीक है। और इसमें आपके कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे, कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे ये भी आपको बताना है। ये सब आपका बहुत बेसिक क्वेश्चन है। स्थापना हुई थी मैम 28 दिसंबर 1885, पूरी डेट लिखो। संस्थापक का नाम था A.O. ह्यूम, और A.O. ह्यूम जो था बेटा जी ये अंग्रेज आईसीएस ऑफिसर था, अंग्रेज आईसीएस ऑफिसर, लेकिन रिटायर्ड। और कहां पर हुआ था प्रथम अधिवेशन, तो आप कहोगे कि मैम प्रथम अधिवेशन हुआ था, इसमें 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। प्रथम अधिवेशन में ऑरली फॉर्म में आपको बता देती हूं, गोकुलदास, बंबई के गोकुलदास, बंबई उस टाइम पे मुंबई को बोलते थे बंबई, बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय के अंदर ये अधिवेशन हुआ था। और पहले ये अधिवेशन पुणे में होने वाला था, लेकिन इस अधिवेशन को पुणे में ना करके बंबई में क्यों किया गया, क्योंकि पुणे में प्लेग फैल गया था, मतलब हैजा नामक बीमारी फैल गई थी। इसी बात पर बता दो कि आपके आईएनसी के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, आपके आईएनसी के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, जल्दी से मुझे बता दो। साथ साथ मुझे बताओ कि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बेटा जी किसने किया था, मुझे जल्दी से आंसर चाहिए। ये किसने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा।
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। स्वराज के ऊपर ये भी बात हुई थी, बहुत बढ़िया मैम। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था बेटा जी? सर्वप्रथम प्रयोग किया था दयानंद सरस्वती जी ने, दयानंद सरस्वती जी ने किया था। और बेटा आपको मैं बता दूं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो स्वराज बिल है, स्वराज बिल कब आया था? तो स्वराज बिल बेटा 1895 में बाल गंगाधर द्वारा पेश किया गया था और इस बिल में संविधान सभा की मांग भी की गई थी। जब कोई शब्द पढ़ो तो पूरा आपको निचोड़ना है। और मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे बच्चे WC बनर्जी। अगला क्वेश्चन आ जाओ, अक्टूबर 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है? अकॉर्डिंग टू 2020 बात कर रहा है ये, 2020 के अनुसार कौन सा और कौन कौन शामिल है, कितने स्थल शामिल हैं, इसकी स्थापना कब हुई, सारा आपको लिस्ट में बिल्कुल सही है। हवा महल। अब बेटा जी हवा महल कहां पर है ये भी आप बता दो जल्दी से, ये भी आप बता दो हवा महल कहां पर है। अब सूर्य मंदिर आपका कहां पर पड़ता है? तो सूर्य मंदिर मैम हमारा पड़ता है कोणार्क उड़ीसा में है, कोणार्क ओडिशा के अंदर, और इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था 1984 में। एलिफेंटा केव्स आपकी कहां पर है? बहुत बढ़िया मैम, हवा महल पड़ता है जयपुर राजस्थान के अंदर, जयपुर राजस्थान के अंदर पड़ता है। उसके बाद बेटा अगला ऑप्शन है आपका, देखो यहां पर एलिफेंटा केव्स की जब हम बात करते हैं तो ये कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में है। कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में है। और इन्हें 1987 में शामिल किया गया था, महाराष्ट्र लिख दीजिएगा। उसके बाद में बेटा आगरा का किला, भैया आगरा यूपी में है, और इनको शामिल किया गया था 1983 में। तो यूनेस्को में अब हम बात करते हैं कि अभी कितने स्थल शामिल हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं बेटा यूनेस्को के बारे में, तो सबसे पहले तो मुझे बताओ यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? यूनेस्को की स्थापना बताइए, यूनेस्को का हेडक्वार्टर, यूनेस्को की फुल फॉर्म आपको बतानी है, और आपको बताना है भारत में कितने स्थल हैं इसके, भारत में कितने स्थल बेटा आपको बताने हैं भारत में कितने स्थल हैं वर्तमान में। तो हेडक्वार्टर, स्थापना, सब कुछ बताते चले जाओ। बच्चा कह रहा है मैम स्थापना हुई थी 1945 में, बिल्कुल सही है। स्थापना कहाँ पर हुई थी बेटा? लंदन में। स्थापना कहाँ पर हुई थी? लंदन में इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखना। और बेटा आपको मैं बता दूं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मैम पेरिस फ्रांस में है, पेरिस फ्रांस में बेटा जी इसका हेडक्वार्टर है। और अगर मैं आपसे फुल फॉर्म अगर पूछने लगूं तो लिखेंगे यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपका इसका फुल फॉर्म है। उसके बाद बेटा भारत में कितने स्थल हैं वर्तमान में? 43 हैं। और 43वां आपका कौन सा है? तो मैम मोईदम असम में है। क्या आपने इसकी लिस्टिंग हमारे लिए दी है? बिल्कुल, मैंने इसकी पूरी लिस्टिंग आपको दे दी है बेटा, ताकि आपको इसी PDF के अंदर ये लिस्टिंग मिल सके, है ना। और आप देखिएगा यहाँ पर आ रही हूँ मैं इसी की लिस्टिंग पर देखिए, अगर मैं आपसे बेटा जी बात करती हूँ तो इसकी लिस्टिंग पे आ जाते हैं, ये रही। इसमें देखो सबसे पहले आपका कौन कौन शामिल किया गया था? अजंता केव्स, एलोरा केव्स, आगरा का किला, ताजमहल, ठीक है, ये आपका इसमें शामिल किया गया था। और सूर्य मंदिर, कोणार्क उड़ीसा, 1 मिनट आगे देखिए, महाबलीपुरम में स्मारक, काजीरंगा, ये सब आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। और अंत में अगर हम बात करते हैं तो आपके क्या शामिल किए गए थे, इसको देख लेंगे यहाँ पर कि हमारा ये सब यहाँ पे शामिल किया गया है। और हमारे ये आपके लेटेस्ट कौन से हैं? लेटेस्ट मैम हमारे ये आ जाते हैं, 1 मिनट, लेटेस्ट ये रहे, ये हमारे लेटेस्ट हैं। जैसे हमारा 2021 में आपका धोलावीरा शामिल किया गया, उसके बाद शांति निकेतन,
होयसल मंदिर, ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सब आपके लिए रखा गया है बेटा। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लगाने जा रही हूं और अगला क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, देखते हैं क्या है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर, लिस्टिंग आपको दी है साथ में ताकि आप जो है साथ में पढ़ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, मिश्रित वाली जो आपकी यूनेस्को साइट है वो कंचनजंगा है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब यहाँ पे है शाहजहां की बेटी जहां आरा ने शाहजहानाबाद में स्थापित नई राजधानी की वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था। तो बेटा इसका आंसर क्या है, जहां आरा। आंसर भी क्या माना है, जहां आरा। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन है ये, रेलवे के द्वारा एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है ये। और इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है जहां आरा। जहां आरा कौन थी, तो लिखा हुआ है कि शाहजहां की बेटी थी। अब जहां आरा और रोशन आरा कौन थी, तो बेटा ये आपस में बहन थी। और रोशन आरा ने किसका साथ दिया था, तो रोशन आरा ने उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया था। उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब का साथ, ठीक है, औरंगजेब का साथ दिया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद बेटा जी यहां पे एक दे रखा है गुलबदन बेगम, ये कौन थी, तो बेटा ये थी बाबर की पुत्री, डॉटर ऑफ बाबर थी ये। और इसने क्या लिखा था, इसने एक बड़ी फेमस बुक लिखी है हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम ने लिखी है। कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हुमायूं नामा के लेखक कौन है, तो बेटा जी गुलबदन बेगम है। अब अगर मैं आपसे बात करती हूं बेटा, आगे सुनिएगा मेरी बात को बहुत अच्छे से। अगर मैं आपसे बात करती हूं शाहजहां की, तो इसके समय को क्या कहा जाता है, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहते हैं। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, गोल्डन एरा आप कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसने बहुत सारी इमारतों का निर्माण करवाया था। इसने क्या किया था, बहुत सारी इमारतों का निर्माण करवाया था। अब हम थोड़ा सा प्लेन साइड लेते हैं और यहां लिखते हैं जहां आरा। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन में आपका दिया है ये आपका शाहजहानाबाद, ठीक है। तो देखो यहां पे लिखेंगे शाहजहानाबाद, ठीक है। तो ये जो आपका शाहजहानाबाद है, इसके बारे में एक लाइन आप लिखेंगे कि इसका जो हृदय है यानी कि हार्ट, वो किसको कहा जाता है, बेटा जी चांदनी चौक को कहा जाता है। चांदनी चौक काफी फेमस है बेटा, और यहाँ पर ज्यादातर शादियों के सीजन में लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं। तो चांदनी चौक आप यहां पर लिखेंगे। अब ये जो चांदनी चौक की रूपरेखा है वो किसने तैयार की थी, तो इसकी रूपरेखा जहां आरा ने, रूपरेखा जहां आरा द्वारा तैयार कराई गई थी। जहां आरा द्वारा तैयार कराई गई थी, ये भी ध्यान रखना, कराई गई थी। इसको आप पुरानी दिल्ली के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम, मैंने आपको बोला शाहजहां का जो समय था वो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था। तो बेटा शाहजहां के समय पर एक बहुत ही खूबसूरत इमारत बनी थी ताजमहल, जो उसने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। और ये आगरा कहाँ पर पड़ता है, तो मैम ये आगरा में यमुना नदी के तट पर है हमारा ताजमहल। यमुना नदी आगरा में देखने के लिए मिलता है। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका वास्तुकार कौन था, तो बता दो आपका आर्किटेक्ट ऑफ आपका ताजमहल कौन था, या ऐसे को स्थापत्य कलाकार पूछा जाता है। वास्तुकार से ज्यादा लिखना, स्थापत्य कलाकार लिखना बेटा, स्थापत्य कलाकार। ये बताइए कौन था, स्थापत्य कलाकार कौन था, उस्ताद अहमद लाहौरी था। वेरी गुड, उस्ताद अहमद लाहौरी, बिल्कुल सही आपने बोला है, उस्ताद अहमद लाहौरी। और बेटा अगर मैं आपसे आगे बात करती हूं तो आपको यह भी पता होगा कि शाहजहां ने क्या बनवाया था, बताओ जल्दी से। और क्या बनवाया था शाहजहां ने, तो मैम इसने मयूर सिंहासन बनवाया था। मयूर सिंहासन मैम इसने बनवाया था, जो पूरा हीरो से जड़ा हुआ था। और आपको बता दूं कि इस मयूर सिंहासन को लूट कर ले गया था, बता दो कौन लेकर गया था,
कौन लूट कर लेकर गया था, बता दो जल्दी से। ठीक है, नादिर शाह ले गया था मैम, क्या बात है। किसके समय? मोहम्मद शाह रंगीला के समय। इसी ने बनवाया था बेटा लाल किला, जो दिल्ली के अंदर आप देखते हो, लाल किला दिल्ली इसी के समय पर बना था। इसी के समय पर बना था जामा मस्जिद दिल्ली में जो स्थित है। जामा मस्जिद कौन सा? तो आप कहोगे दिल्ली वाली। और अगर मैं कहूं और कौन सी मस्जिद, तो बेटा आगरा में मोती मस्जिद इसी ने बनवाई थी। आगरा मोती मस्जिद इसी के समय बनी थी। दीवाने आम दीवाने खास इसी ने बनवाया था। दीवाने आम लिखो, दीवाने खास लिखो, ये सब इसके समय बनाई हुई आपकी क्या थी? इसके समय पर बनाई हुई इमारतें थी। ठीक है, और लाहौर में स्थित शीश महल इसी ने बनवाया था। और बेटा एक और सुन लो, एक और बात सुन लो, इसके समय पे पित्रा ड्यूरा शैली, पिट्रा ड्यूरा शैली, इसका काफी ज्यादा प्रयोग हुआ था। और पिट्रा ड्यूरा शैली क्या होता है? जब पत्थरों में इस तरीके से डिजाइनिंग करके उनको रखा जाता है। और इसका एग्जाम्पल एतमाउद्दौला का मकबरा था। तो ये सारी चीजें जब आप पढ़ते हो ना बच्चे, तो आप ऐसा पढ़ो कि भैया मेरा क्वेश्चन ना छूटे, ऐसा पढ़ो कि क्वेश्चन छूटे ही ना किसी भी कीमत पर। ठीक, आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखो यहां पर क्या है। एशिया का सबसे बड़ा उद्यान गांधी मेमोरियल ट्यूलिप, ये देखिए ऐसे ऐसे बालक आते हैं क्लास के अंदर कि क्या बताऊं। मैं यहाँ पे क्लास पढ़ा रही हूँ और बच्चा कह रहा है वो हंस गई तो वो फंस गई, क्या बात है। मतलब मैं तुम्हें यहाँ पर पढ़ाई करवा रही हूँ, पेपर की तैयारी करवा रही हूँ, और तुम्हें क्या सूझ रहा है? तुम्हें प्रेम सूझ रहा है, हंसी तो फंसी सूझ रहा है। पेपर में बेटा अगर पास नहीं हुए ना, तो जो फंसी है वो भी छोड़कर भाग जाएगी, समझ में आया? वो भी निकल लेगी पतली गली से, ये ध्यान रखिएगा। वो भी नहीं कहेगी, वो कहेगी तुम्हारे पास नौकरी नहीं है, खिलाओगे क्या, मैं तुमसे क्यों शादी करूं। तो पढ़ लो, पढ़ाई पे ध्यान दे लो, ठीक है। हंसी तो फंसी ये सब भूल जाओ, और नहीं तो पेपर जो है, पेपर के टाइम पे तुम्हें मस्ती सूझ रही है। आगे आओ, एशिया का सबसे बड़ा उद्यान, तो बच्चों ने ज्यादातर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दिया है कि उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान किस शहर के अंदर स्थित है। तो बच्चों ने बिल्कुल सही बोला है कि मैम ये श्रीनगर के अंदर स्थित है, श्रीनगर के अंदर स्थित है, बिल्कुल सही बेटा, आप लोगों ने आंसर दिया है डी। अब आगे सुनिए बेटा, इसका पूर्व में नाम क्या था? तो बेटा आपका ये जो उद्यान है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप, इसका पूर्व का नाम बताओ। तो आप कहोगे कि मैम सिराज बाग, इसको पहले कहा जाता था सिराज बाग। ठीक है बेटा जी, सिराज बाग के नाम से इसको जाना जाता था। बेटा इसको 2008 में तत्कालीन, मतलब जो उस समय पर सीएम थे, तत्कालीन सीएम गुलाम नबी आजाद, गुलाम नबी आजाद, इन्होंने इसे खुलवाया था। इन्होंने क्या किया था? इसको ओपन करवाया था, मतलब खुलवाया। गुलाम नबी आजाद जो 2008 में थे। ठीक है बेटा, आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन। आप सॉरी, और अगर मैं आपसे बात करूं तो ये कहां पर स्थित है ये, तो आप कहोगे यह गार्डन जबरवान पर्वत श्रृंखला में है। कहां पर है ये? जबरवान पर्वत श्रृंखला, इसके अंदर बेटा जी ये स्थित है। ठीक है, आगे चल सकते हैं। आगे आइए, अगला क्वेश्चन देखिए। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पूर्व नाम क्या था? बताओ जल्दी से, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पूर्व नाम क्या था? जल्दी से बताओ। बच्चा कह रहा है मैम परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्राम्बे, बिल्कुल सही उत्तर कराया आप लोगों ने, सी हो जाएगा। अब जरा ध्यान से और गौर से मेरी बात को सुनना बेटा। अगर मैं बोलूं कि भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान, जल्दी से इसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछने जा रही हूं। बताइएगा स्थापना कब हुई थी, बताइएगा इसे राष्ट्र को कब समर्पित किया गया था, राष्ट्र को कब समर्पित,
और बेटा जी किसने किया था, कब समर्पित और किसने? ये दोनों प्रश्नों के उत्तर भी आप ही को देने हैं, ठीक है। और बेटा जी आपने आंसर दे दिया होगा कि मैम स्थापना हुई थी 1954 में। बिल्कुल सही बोला है बच्चों आपने, बिल्कुल सही है, शाबाश। अब मुझे बताना कि इसका संस्थापक कौन थे जिनके नाम पर इसका नाम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रखा गया है। और इसका अगर मैं बात करती हूं तो ये समर्पित कब किया गया था राष्ट्र को, तो आप कहोगे 20 जनवरी 1957 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। 20 जनवरी 1957 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, ठीक है। कौन थे ये? आपके देश के प्रधानमंत्री थे, प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री यही बने थे, और इन्होंने इसको राष्ट्र को समर्पित किया था 20 जनवरी 1957 को। ये आपको ध्यान रखना है। आप मुझे बताइए कि ये कहां पर स्थित है, स्थित कहां पर है ये भी बताइए। साथ साथ मुझे बताइए कि इसका नाम कब बदला गया, नाम कब बदला गया भैया, ये भी तो पूछ सकता है ना। और संस्थापक कौन थे? तो मैम होमी भाभा, होमी भाभा, इन्हीं के नाम पर क्या नाम रखा गया? भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान। मैम ये मुंबई में स्थित है। भाई क्या बात है, आज तुम मुझे एक भी प्रश्न का उत्तर दिए बिना रहोगे नहीं, बड़ी खुशी हो रही है अंदर से मुझे। अब मैंने बोला कि इसका नाम कब बदला गया, तो तुम एक साल कम बता रहे हो। नाम बदला गया था 1967 में। बेटा नाम कब बदला गया, सॉरी नाम कब बदला गया, तो मैं कहूंगी 1967 में। 1966 नहीं बेटा, 1967 में इसका नाम बदला गया था। अब आगे सुनिएगा मेरी बात, मुझे बताइएगा इसरो, इसरो के बारे में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बताइएगा स्थापना कब हुई थी, बताइएगा हेडक्वार्टर कहां पर है, बताइएगा संस्थापक कौन है। चलो जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे प्यारे प्यारे बच्चे सारे, ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है कि मैम 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, हेडक्वार्टर मैम बेंगलुरु में है, बिल्कुल सही है, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और संस्थापक कौन है बताइए जल्दी से, संस्थापक भी बताइए आपके कौन है इसके? डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं मैम, वेरी गुड, डॉक्टर विक्रम साराभाई जी, ठीक है। आगे आइए, फिर एक और संस्थान है। अब हम बात कर लेते हैं डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ बेटा, इसके बारे में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अब इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। बताना स्थापना कब हुई थी, बताना इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। और बेटा जी लिखेगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और बेटा इसकी स्थापना कब हुई थी? बहुत बढ़िया मैम, स्थापना 1958 में। और हेडक्वार्टर कहां पर है मैम? नई दिल्ली में है। और ये किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो बेटा रक्षा मंत्रालय के अधीन है। ये किस मंत्रालय के अधीन है? रक्षा मंत्रालय यानी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर ये आपका आता है डीआरडीओ। क्लास अगर बढ़िया लग रही हो तो जल्दी जल्दी अपनी स्माइली दे देंगे कि भाई आप आराम से पढ़ रहे हैं ना, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा, वाह वाह, आज तो दांत भी दिखा दिए तुमने, क्या बात है। आंसर भी आना शुरू हो गया है, आंसर भी आना शुरू हो गया है मेरे पास। और वो आंसर आ रहा है कि मैम देवदार हो जाएगा, है ना, देवदार यहाँ पे मैम हमारा आंसर है। डी सारे बच्चों ने यहाँ पर आंसर किया है कि देवदार। अब बेटा बताओ देवदार आंसर मानूं या कुछ और मानूं? देवदार मानूं आंसर या कुछ और? जल्दी बताओ, पक्का देवदार लगा दूं? डी ओके? नहीं, डी ओके नहीं है बेटा, यहां पे आंसर होगा रेड वुड, आंसर ए है। डी
वाले सारे बच्चों आपने गलत बोला। तो मैम देवदार क्या है इसके बारे में सुन लो बेटा, ये सदाबहार वृक्ष का उदाहरण है, सदाबहार वृक्ष का एग्जाम्पल ऑफ सदाबहार ट्रीज, ये आपको ध्यान रखना है। अब बेटा जी रेडवुड की जब हम बात करते हैं, जो इस क्वेश्चन का आंसर है, रेडवुड नेशनल पार्क में स्थित है। कहां पर स्थित है ये? रेडवुड नेशनल पार्क में स्थित, नेशनल पार्क में स्थित है। और बेटा अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसकी खोज कब हुई थी, तो इसकी खोज हुई थी 2006 में। तो इसी बात पे बता दो इसकी ऊंचाई कितनी है, इसी बात पर बता दो इसकी हाइट कितनी है, ऊंचाई बताइए जल्दी से। तो आप कहेंगे 115.85 मीटर, 115.85 मीटर मैम इसकी हाइट है। ठीक, आगे आ जाइए। अब अगर हम बात करते हैं आगे और ऑप्शन की, जैसे एक ऑप्शन दे रखा है इसमें आपका बी, तो ये ये कैसा वृक्ष है? तो बेटा जी ये जो वृक्ष होता है चीड़ का, ये आपका पिरामिड की तरह होता है। किसकी तरह? पिरामिड की तरह होता है। और बेटा ये दो क्षेत्रों में मिलता है, शीतोष्ण एवं उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण एवं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आपको देखने के लिए मिलेगा आपका चीड़ वाला वृक्ष, जो कि पिरामिड की शेप का होता है। और ये सपुष्पक अनावृत्ति पौधा होता है। और फिर एक ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है मैम सी, जिसे कहते हैं हम फर। और बेटा जी जब फर के बारे में आप बात करोगे तो फर क्या है? तो ये भी आपका सदाबहार वृक्ष का उदाहरण है, सदाबहार वृक्ष का उदाहरण। तो आंसर था बेटा जी आपका ए। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन, अगला आ जाओ। फोर्टेन का पूर्ण रूप क्या है? जी हाँ बिल्कुल सही बोल रहे बच्चा कि चाहे आप गलत आंसर दो लेकिन आंसर सबको देना है। बताओ जल्दी से, फोर्टेन का पूर्ण रूप क्या है? बताओ जल्दी से, फोर्टेन का पूर्ण रूप क्या है? फोर्टेन का पूर्ण रूप क्या है? तो बच्चा कह रहा है कि मैम सी आंसर होगा, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और बेटा इसका जो निर्माण किया था वो किसने किया था? तो जॉन बेकस ने। जॉन बेकस ने कब किया था? जॉन बेकस ने 1957 में, जॉन बेकस ने 1957 में। और ये क्या थी लिखिएगा? पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा, पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। और आपका अगला हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में डैश हैं, बताइए। और मुझे बताइएगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना कब और कब हुई थी। और बेटा आपको बहुत अच्छे से पता है, ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि भाई इसमें आपके जो हैं 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी और मैम 10 अस्थायी सदस्य इसके अंदर होते हैं। इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 1945 में। कब हुई थी? अक्टूबर 1945 में। अब इसमें आपके जो अस्थायी सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल होता है 2 वर्ष का। कितना होता है? 2 वर्ष का। लिखिएगा, इनके पास वीटो पावर नहीं होती, वीटो पावर नहीं होती। और ये मैंने कब डिस्कस किया था? तो करंट अफेयर में अभी एक क्वेश्चन बना है कि किसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य के रूप में हाल ही में कार्य करना शुरू किया। तो वो पाकिस्तान वाला जो क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको बताया था। और 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं? तो बेटा एक स्थायी सदस्य है अमेरिका, एक स्थायी सदस्य है आपका चीन, एक है रूस, एक है आपका फ्रांस। ठीक है, तो आपका कौन कौन है? अमेरिका है, चाइना है, रशिया है, फ्रांस है। कितने लिख, एक मिनट, मैंने तो 4 ही, एक और रह गया ब्रिटेन। ब्रिटेन तो छूट ही गया।
तो ये 5 स्थायी सदस्य और इनके पास में क्या होती है, वीटो पावर होती है। इनके पास क्या होती है बेटा जी, वीटो पावर होती है। और आपके अस्थायी सदस्यों के पास में वीटो पावर नहीं होती है। इसी बात पर मुझे बता दो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का हेडक्वार्टर कहां पर है। इसका हेडक्वार्टर बेटा जी कहां पर है, जल्दी से मुझे आंसर कीजिए फटाफट। हेडक्वार्टर कहां पर है, सही सही बताना, मुझे पता नहीं है। ये देखो सब अलग अलग आंसर देंगे, तुम्हारे भरोसे नहीं आ सकते क्लास में, ठीक है। आंसर क्या होगा, न्यूयॉर्क हो जाएगा मैम। क्या होगा बेटा, न्यूयॉर्क इसका आंसर होगा। न्यूयॉर्क में है इसका हेडक्वार्टर। आगे आइए, अगला क्वेश्चन चलें, आ जाओ, चलो बढ़िया, आ जाओ। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो आपका है इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया। देखो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मैम हमें हेडक्वार्टर भी पढ़ने पड़ेंगे, और ये जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर देखने के लिए मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का बताओ, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का हेडक्वार्टर बताओ जल्दी से, ठीक है। कुछ मैं लिख देती हूं और कुछ मैंने आपको लिस्टिंग दी हुई है। उसके बाद में यूनिसेफ का बताओ, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां पर है। उसके बाद मुझे बताओ यूनिडो का हेडक्वार्टर कहां पर है। मुझे बताओ ग्रीन पीस इंटरनेशनल का कहां पर है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। चलो देखते हैं क्या क्या आंसर आ रहा है। देखो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की जब हम बात करेंगे तो बेटा इसका हेडक्वार्टर है वियना, और वियना कहां पड़ता है, ऑस्ट्रिया में, वियना ऑस्ट्रिया के अंदर। उसके बाद बेटा मैंने आपसे पूछा यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो ये बेटा जी न्यूयॉर्क में है। फिर मैंने आपसे पूछा कि यूनिडो का हेडक्वार्टर कहां पर है, ये भी बेटा वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है। फिर मैंने आपसे पूछा है ग्रीन पीस इंटरनेशनल कहां पर है, तो एम्स्टर्डम नीदरलैंड के अंदर है, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, नीदरलैंड। और मैंने एक लिस्टिंग भी इसके लिए बनाई है जो मैं आपको दूंगी, 1 मिनट रुक जाइएगा। अब अगर मैं बात करती हूं, जैसे मैं कुछ और पूछ लूं, जैसे अंकटाड का हेडक्वार्टर बता दो कहां पर है, अंकटाड का हेडक्वार्टर जल्दी से बता दो कहां पर है, ठीक है। और आप मुझे बताएंगे जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर। अंकटाड लास्ट आपका बचा हुआ है, या मैं ऐसा करती हूँ इसके लिए स्लाइड क्यों लूं, अंकटाड यहीं कहीं लिख देती हूँ ना। अंकटाड का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो क्या आंसर कर रहे हो तुम, मैम कुछ बच्चे वियना कर रहे हैं, कुछ बच्चे न्यूयॉर्क भी कर रहे हैं। बेटा इसका हेडक्वार्टर जिस बच्चे ने किया है जेनेवा, उसने सही किया है। अब मैम इसकी लिस्ट दी है, जी हाँ देखो मैंने आपको इसकी लिस्ट दी है एक, जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे हैं। 1 मिनट बेटा, इसको, ये मक्खी बहुत परेशान कर रही है आज, ठीक है। आगे आ जाओ, देखो लिस्टिंग देखते चले जाना, लिस्टिंग दिखानी जरूरी है, ये सब मैं आपको दूंगी, ठीक है। जैसे देखो मैंने यहां पर लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार का, सार्वभौम डाक संघ का, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ का, विश्व पर्यटन संघ का, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उन्नयन, ठीक है। उसके अलावा देख लीजिएगा आगे अगर हम बात करते हैं तो आपका खाद्य एवं कृषि संगठन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को, ठीक है। इनके हेडक्वार्टर स्थापना यूनिसेफ, आईएमओ, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूएमओ, ये सारे के सारे आपके, क्योंकि सब लिखना पॉसिबल नहीं है तो मैंने इसको लिस्टिंग के थ्रू आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पर देखो सब लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपके डेज थे। अब आ जाओ हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा जी ये पीडीएफ में क्यों दिया है, ताकि आप इनको यहीं से रिवाइज कर लो, ठीक है। और कोई भी नया आपको लगे कि नहीं इसके अलावा भी आ सकता है तो उसको यहीं पे ऐड कर लो। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, तहत डैश के आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाना, किसके तहत, सर्व शिक्षा अभियान के तहत। तो ये भारत सरकार का एक मुख्य कार्यक्रम है। बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया मैम, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना, क्वेश्चन नंबर 13। और ये बेटा जी कब शुरू हुआ था सर्व शिक्षा अभियान, 2000 से 2001 के बीच में। और किसने किया था बेटा, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पर हुआ था,
अटल बिहारी वाजपेयी जी। और बेटा इसमें आपको पता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कैसी, तो मैं मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। और इसके लिए 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया। और इसके क्या किया गया, इसमें आर्टिकल 21 का ऐड ऑन किया गया। और ये आपका एक मूल अधिकार है जिसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन सरकार देगी। ये आपको किसके तहत, सर्व शिक्षा अभियान, जो कि भारत सरकार का एक प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, उसके तहत ही इस आर्टिकल को शामिल किया गया है। और ये आर्टिकल 21 के ए में आता है। और बेटा अगर मैं आर्टिकल 21 की बात करती हूं तो इसमें आता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि आप कह सकते हो राइट टू लाइफ, यानी जीवन जीने की स्वतंत्रता। तो जीवन जीने के लिए मैम मुझे खाना चाहिए, सरकार देती है राशन। जीवन जीने के लिए मुझे क्लीन एनवायरनमेंट देती है सरकार, पूरे एफर्ट्स लगाती है और गाइडलाइन इशू करती रहती है कि पॉल्यूशन मत बढ़ाओ। आप कहते हो मुझे चाहिए स्वास्थ्य, तो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल खोल के दे रखे हैं। आप कहते हो मुझे चाहिए राइट टू प्राइवेसी, तो सरकार ने दे रखा है इसी आर्टिकल में निजता का अधिकार। ठीक है, अब ये फिर से तुम शुरू हो गए, लव मैरिज जरूर बोलते हो, और कोई तुम्हें एग्जाम्पल याद नहीं रहता इसके अलावा? जीने के लिए बस लव मैरिज ही कर लेना तुम, हैं, और कुछ याद नहीं रहता इसके अलावा तुम्हें। बहुत बढ़िया। मैम आपको राशन मिलता है? नहीं, मुझे नहीं मिलता राशन। ठीक है, मुझे नहीं मिलता है राशन। ये मक्खी कह रही है आज तुम मत पढ़ाओ, आज मैं ही पढ़ाऊंगी। ठीक है, ये मक्खी भी नहीं पढ़ाने दे रही तुम्हें, कह रही है कि तुम मत पढ़ाओ, आज मैं पढ़ाऊंगी। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है? ठीक है, एक है जिसने लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया है। बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, बी आंसर आ रहा है, बी, कि मैम इस क्वेश्चन का आंसर होगा रेल मार्ग। और बेटा आपको पता ही है कि रेल कहां से कहां तक चली थी, तो मैम बॉम्बे से थाने, बॉम्बे से थाने चली थी। और इस रेल की जो लंबाई थी वो 34 किलोमीटर की इसकी लंबाई थी। मुझे बता दो किसके समय पर चली थी? इस समय भारत का आपका जो है क्या कह सकते हैं, गवर्नर जनरल कौन था जिसके समय पे ये पहली रेल चली थी? और पूरी डेट अगर आप लिखना चाहो तो पूरी डेट थी 16 अप्रैल 1853। तो जब हमने भारत में देख ली तो भैया विश्व में भी देख लेते हैं एक बार। डलहौजी के समय चली थी। बहुत बढ़िया, शानदार, शाबाश। अगर हम बात करते हैं कि भाई विश्व में कब चली थी, तो विश्व में लिखिएगा कि मैम 27 सितंबर 1825 को हमारी विश्व में चली थी, 27 सितंबर 1825। और बेटा जी ये कहां से कहां तक चली थी, तो लिखिएगा लंदन के डार्लिंगटन से, लंदन में डार्लिंगटन से इसकी शुरुआत हुई थी, डार्लिंगटन। और कहां तक चली थी, तो बेटा स्टॉकटोन तक, स्टॉकटोन। तो लंदन के डार्लिंगटन से स्टॉकटोन तक हमारी कौन सी चली थी? विश्व की चली थी। ठीक है, और अगर हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिएगा द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? और ये उपन्यास पता है किस पर आधारित है? भारतीय जाति एवं वर्ण व्यवस्था पर, भारतीय जाति एवं वर्ण व्यवस्था पर आधारित, भारतीय जाति एवं वर्ण व्यवस्था पर आधारित, वर्ण व्यवस्था पर आधारित, इन पर ये बेस्ड है बेटा जी। और अरविंद अडिगा इसको लिखने वाले हैं। किसने, कौन है इसके राइटर बेटा? अरविंद अडिगा। डी जिस बच्चे ने आंसर किया है बिल्कुल सही है। इसका प्रकाशन यानी ये बुक पब्लिश कब हुई थी, तो बेटा ये हुई थी 2008 में। और इन्हें मिला था 40वां मैन बुकर पुरस्कार, ये भी इनको मिल चुका है, 40वां मैन बुकर पुरस्कार। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ मैन बुकर पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, अगर मैं आपसे पूछूं मैन बुकर पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, तो जल्दी से बता दो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर। मैन बुकर पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? अलग अलग आंसर आ रहे हैं, 2004, 2008 और मैम यहां पर एक आंसर आ रहा है 1969। अब मेरी बात को सुनो, जो आपका मैन बुकर पुरस्कार है ये हम अगर बात करेंगे तो 1969, लेकिन अगर बोला जाएगा अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार,
जब ये नाम पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार, तो आप क्या बोलोगे कि इसकी घोषणा हुई थी, घोषणा हो गई थी 2004 में। कब हुई थी? 2004 में घोषणा हो गई थी, लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2005 में। ये है पूरी बात। घोषणा 2004 में, लेकिन किसकी? अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार। लेकिन पूछा जाए मैन बुकर पुरस्कार तो 1969 होगा। ठीक है, आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन। प्रथम पंचवर्षीय योजना डैश में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने संबंधी प्रयास किए थे। बताइए बेटा जी जल्दी से। तो वो आपको पता है कि मैम यहाँ पे जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो 1951 से 1956 के बीच में चली थी, और ये पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हेराल्ड डोमर मॉडल, ठीक है, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और बेटा जी इसके किस पे केंद्रीकृत थी? तो केंद्रीकृत की थी इसने कृषि को। कृषि को इसने सेंटर में रखा था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, कृषि को इसने क्या किया था? सेंटर में रखा था। और बेटा इसके बाद में आपकी आई थी सेकंड पंचवर्षीय योजना, जो आपकी कब से चलेगी? सॉरी, सेकंड वाली चलेगी 1956 से 1961 तक। ये थी आपकी सेकंड, और ये थी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित। पीसी महालनोबिस मॉडल इन पर आधारित थी बेटा। और पंचवर्षीय योजनाओं की समय अवधि बहुत पूछी जाती है, तो रुक जाना जरा, मैंने इसकी लिस्टिंग भी आपके लिए तैयार की है, और वो लिस्टिंग भी प्लीज एक बार आप देख लें और समझ लें। देखिएगा, मैं आपको दिखा रही हूं, थोड़ा सा आप देखेंगे यहां पर उस लिस्टिंग के अंदर। देखो ये रही, ये लिस्टिंग है, और इस लिस्टिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो देखिए पंचवर्षीय योजनाएं और प्रधानमंत्री, प्रथम कब थी, दूसरी कब थी, तीसरी कब थी, अवकाशकालीन योजना कौन सी थी, चौथी कब आई थी, ठीक है, रोलिंग प्लान कब आया था, पांचवी कब थी, छठी कब थी, ये पूरी की पूरी लिस्ट आपको दी गई है। यानी आपकी कितनी पंचवर्षीय योजनाएं हैं? टोटल 12। तो 12 जो सॉरी आपकी टोटल कितनी पंचवर्षीय योजना है? तो आप कहोगे कि मैम 12 कैसी थी? अंतिम पंचवर्षीय योजना। और पंचवर्षीय योजना कौन बनाता था? तो आप कहोगे कि पंचवर्षीय योजना बनाने का काम मैम योजना आयोग के द्वारा किया गया। जल्दी से बता दो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से बता दो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से बता देंगे, मुझे पता है सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें मैं क्लास के अंदर करा चुकी हूँ। ठीक है, मैंने आपको बोला ही था कि रेलवे जो क्वेश्चन पूछता है वो जरूरी नहीं कि भैया एक ही पेपर में वही क्वेश्चन पूछे, वो आपका एनटीपीसी में भी पूछ लेगा, आरआरबी में ग्रुप डी में पूछ लेगा, और आरपीएफ में भी पूछ लेगा। तो बहुत सही मैम, 15 मार्च 1950, पूरी डेट नहीं बोलते किसी की भी, तुम पीछे का याद कर लेते हो। और अगर उसने 1950 के 4 ऑप्शन दे दिए फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे तुम? फिर तुम्हारी टाइम फीस हो जाएगी कि 1950 तो सब में लगा रखा है, और हम तो खाली 1950 पढ़ के आए हैं। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? तो आपने मुझे आंसर दिया है कि मैम प्रधानमंत्री जो भी काम, सॉरी राष्ट्रपति जो भी काम करते हैं इस मंत्री परिषद की सलाह पर करते हैं। और ये बात आपकी सीधी सीधी किसमें की गई है? आर्टिकल 74 कहता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, जिसका हेड कौन होगा? जिसका हेड पीएम होगा। और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या देगी? राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह। सहायता एवं सलाह किसको देगी? तो आप कहोगे राष्ट्रपति को, यही इसका काम है, और इसी के लिए ये मंत्री परिषद बनती है। तो आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के पास जो है आपकी लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशरी पावर, इमरजेंसी पावर्स, और आपके इसके अलावा एग्जीक्यूटिव पावर्स, ये सारी शक्तियां होती हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि सबका यूज किससे करेंगे? वो मंत्री परिषद से पूछ के करेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या है? आसान प्रश्न था, डी इस प्रश्न का उत्तर है। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन। मैम आप बहुत याद आती थी। अच्छा, एनटीपीसी वाले बच्चे कह रहे हैं कि मैम आप बहुत याद आती थी, जिन्होंने इतना परेशान कर दिया मैम को बैच के अंदर। चलो बताओ जल्दी से अगला क्वेश्चन।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? बहुत बढ़िया, कोलकाता में गाया गया था। बताइए जल्दी से, इस अधिवेशन के अध्यक्ष कितने थे? जितने बोर्ड पर अधिवेशन लिखे हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं बेटा, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन थे? अध्यक्ष थे मैम पंडित विशन नारायण धर। पंडित विशन नारायण धर यहाँ पे कौन थे? तो आप कहोगे कि मैम इसके अध्यक्ष थे। ठीक है। और अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे ये बताओ कि जो राष्ट्रगान है इसकी रचना किसने की थी और इसका समय कितना होता है, इसको गाने का समय कितना होता है और इसे कब एज अ नेशनल एंथम एक्सेप्ट किया गया था, ये भी तो पता होना चाहिए। क्या पता यही पूछ ले, क्या पता यही पूछ ले। तो आप कहोगे रचना करने वाले थे हमारे गुरुदेव जी रविंद्रनाथ टैगोर जी। और मैम इसकी जो समयावधि होती है इसको गाने की वो 52 सेकंड होती है। और स्वीकार कब किया था? 24 जनवरी 1950 को कर दिया था स्वीकार, है ना बेटा। और अगर मैं आपसे बात करूं इसी तरीके से, मुझे बताओ वंदे मातरम जो आपका नेशनल सॉन्ग है इसको सबसे पहले बताना पहली बार कब गाया गया था? पहली बार कब गाया गया था, किस अधिवेशन में? अध्यक्ष कौन थे? रचना किसने की है इसकी रचना? और बेटा जी जल्दी से बताना स्वीकार ये कब किया गया था, ये भी जान लेते हैं। तो पहली बार कब गाया गया था? 1896 था मैम, और ये भी कलकत्ता में ही था मैम। कहां पर था बेटा जी? कलकत्ता में। अध्यक्ष कौन थे इसके? सही सही बताना अध्यक्ष, नहीं तो पिटाई करूंगी। ठीक है, तो अध्यक्ष कौन थे इसके? अध्यक्ष किसी ने भी अभी तक मुझे सही नहीं, रहीमतुल्लाह सयानी। बहुत बढ़िया, अध्यक्ष थे मैम रहीमतुल्लाह सयानी। ठीक है, बिल्कुल सही है। और बेटा जी रचना किसने की थी? तो मैम बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी, ये भी सही है। 1 मिनट रुकना बेटा, 1 मिनट बस। तो कौन थे बेटा जी? रहीमतुल्लाह सयानी। और ये आपके रचनाकार कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। बिल्कुल सही बोला है आपने। ये भी स्वीकार कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। अब आगे सुनो बेटा, आगे अगर मैं बात करती हूं सूरत अधिवेशन, बेटा रास बिहारी घोष इसमें कौन थे? अध्यक्ष थे यहां पर। और जब यह अधिवेशन हुआ था पता है क्या हो गया? नरम दल और गरम दल का विभाजन। नरम दल और गरम दल का विभाजन बहुत पूछा जाता है, किस अधिवेशन में हुआ था? नरम दल और गरम दल का विभाजन। और बेटा जी लखनऊ अधिवेशन भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बेटा अगर मैं इसकी बात करती हूं तो इसके अध्यक्ष हैं अंबिका चरण मजूमदार, जिसे आप लखनऊ पैक्ट भी कहते हो। मैम ऐसा क्या हो गया था लखनऊ में? तो बेटा देखो, इस लखनऊ अधिवेशन में हिंदू और मुस्लिम जो आपस में बहुत टाइम से झगड़ रहे थे इनका हो गया था एकीकरण, यानी ये एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ इस अधिवेशन में आ गए थे। इसी अधिवेशन में गरम दल नरम दल का विलय हो गया था। गरम और आप कहेंगे नरम दल, इनका क्या हो गया? विलय, मतलब इनमें दोस्ती हो गई थी इस अधिवेशन में। इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल जो कि चंपारण के किसान थे बेटा, इनकी मुलाकात हुई थी, गांधी जी से मुलाकात की और चंपारण के इस किसानों की समस्याओं को उन्होंने बताया था। अब इसी बात पे मुझे बता दो कि आपकी आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष कब और कौन बनी? पहली अध्यक्ष आपकी, लेकिन ध्यान रखिएगा फीमेल पूछ रही हूं। फिर मैं पूछूंगी आईएनसी की पहली महिला, लेकिन आपकी भारतीय बताओगे। भारतीय कौन बनी थी? ये भी प्रश्न बेटा बनते हैं।
तो एनी बेसेंट बनी थी, जो कि आपका लास्ट ऑप्शन दे रखा है 1917 कलकत्ता अधिवेशन, और मैम वो बनी थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कहाँ की थी? क्या भारत की नहीं थी? नहीं बेटा, आयरलैंड, मतलब आयरिश महिला थी, आयरलैंड से यहाँ पर आई थी। और 1925 में कानपुर अधिवेशन में पहली भारतीय महिला बनी थी और उनका नाम था मैम सरोजनी नायडू। ठीक है, अगर मैं चाहूं ना तो इसी क्वेश्चन को 2 घंटे आपको करवा सकती हूँ सारे अधिवेशन बताकर। तो पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि सारे प्रश्न तुम्हारे काबू में आ जाएं, और वादा करो नौकरी लेकर आओगे। वादा करना कि नौकरी लेकर ही रहोगे किसी भी कीमत पर। अब दिन रात एक कर दो और इस नौकरी के लिए जिसके लिए तुमने सपने देखे हैं, इसे अपना बना लो। ठीक है, अब जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर इसी बात पे बता दो कि गांधी जी का डैश के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नजरबंदी में जवाब था। तो बेटा जी क्या था वो? रॉलेट एक्ट था मैम, रॉलेट एक्ट। और आपका ये जो रॉलेट एक्ट है ये किसने बनाया था, कब आया था? तो बेटा रॉलेट एक्ट आया था 1919 में। इसको बनाने वाला था सिडनी रॉलेट। सर्वर नहीं लगाऊंगी मैं इनके आगे, ध्यान रखना। सिडनी रॉलेट ने इसको बनाया था और इसको पारित किया गया। और इसमें पता है क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि मान लो कि ये आपके कुछ व्यक्ति हैं, ठीक है, आर्ट बहुत बढ़िया है मेरी, देख लो, तुम खुश हो जाओगे आर्ट देखकर। इतनी बढ़िया आर्ट तुमने देखी नहीं होगी। तो इन व्यक्तियों से अंग्रेजों ने कहा सुनो, अब तुम तीनों आपस में बैठकर क्या कर रहे हो? बातचीत कर रहे हो। अगर हमें तुम पर शक हो गया तो हम तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। ठीक, इन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है केवल किस आधार पर? सिर्फ और सिर्फ शक के आधार पर। ठीक है, और शक के आधार पर जब इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा तो ये बोले हम वकील से छूट जाएंगे। तो कह रहे हैं वकील नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? वकील नहीं कर सकते। मतलब हमने जो कानून बनाया है वो कैसा कानून है? वो बिना अपील का, बिना दलील का और बिना वकील का कानून है। ये देखो मक्खी क्या कर रही है, इस मक्खी ने भी दुखी कर दिया अंग्रेजों की तरह। ठीक है, तो यहां पे क्या बोला कि बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून है, और आप कहीं अपील नहीं कर सकते, कोई वकील नहीं कर सकते, हम जब तक चाहें तुम्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। ये लोग बोले ये तो बहुत गलत बात है, हम तो नहीं मानते तुम्हारे इस कानून को। तो इन्होंने कहा ये कानून नहीं है, ये तो काला कानून है। इन्होंने क्या कहा कि ये कानून नहीं है, इन्होंने कहा कि ये तो काला कानून है, ये तो ब्लैक लॉ है। और इसी कानून के तहत पता है क्या किया गया? इसी कानून के तहत बेटा जी आपका जो है डॉक्टर सत्यपाल जी और सैफुद्दीन किचलू जी को गिरफ्तार कर लिया। और जब गिरफ्तार किया गया तो पंजाब में इसका विरोध हुआ। और पंजाब में विरोध करने के लिए बेटा ध्यान से सुनना लेक्चर को, क्योंकि सब कुछ हम लिख नहीं सकते, टाइम की कमी है, लेकिन बताना बहुत कुछ चाहती हूं। तो आप कहोगे कि इस काले कानून के तहत जब डॉक्टर सत्यपाल जी और सैफुद्दीन किचलू जी को गिरफ्तार किया गया तो पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक बैठक बुलाई गई वैशाखी के दिन। ठीक है, और वैशाखी के दिन बैठक बुलाकर इस चीज का विरोध किया जाने लगा, एक तो इस काले कानून का और उनकी गिरफ्तारी का। अंग्रेजों ने कहा कोई बैठक नहीं होगी, लेकिन बैठक आई। और बैठक आई तो बेटा जी 13 अप्रैल 1919 को क्या हो गया? जलियांवाला बाग हत्याकांड। बेटा वैशाखी का दिन था, अमृतसर पंजाब के अंदर यह घटना घटी, जिसमें जनरल डायर ने क्या कर दिया? विदाउट वार्निंग गोलियां चलवा दी। डायर ने निहत्थे लोगों पर, जैसे अभी कश्मीर में किया ना कायर लोगों ने, जो कश्मीर में किया है, ट्रैवलिंग जो आपके यात्री थे उन पर गोलियां चला दी, निहत्थे लोगों पर। सेम यही काम यहां पे जनरल डायर ने किया था। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे लोग मर गए थे। जलियांवाला बाग जो है वैसे तो बहुत बड़ा था, लेकिन उसमें एग्जिट गेट और एंट्री गेट एक ही था। ठीक है, आगे आइए, अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या है। और प्रथम विश्व युद्ध बेटा कब से कब तक हुआ है? 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वह प्रक्रिया जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए वृक्ष उगाता है, उसको क्या कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए वृक्ष उगाता है, उसको क्या कहते हैं बेटा? बता दो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर है आपका, 1 मिनट, कुछ क्वेश्चन छूट गए शायद, हाँ बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए। ये सॉरी, पहले ये वाला बताओ, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? उसको छोड़ो अभी, पहले ये बताओ
विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? मैंने अभी पीछे आपसे डिस्कस किया कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। बेटा 31 मई को मनाया जाता है तंबाकू, विश्व तंबाकू दिवस। विश्व तंबाकू दिवस आपका विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। और बेटा जी 30 सितंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद मतलब इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, यह आपका 30 सितंबर को होता है। और क्या बता सकते हो 12 अप्रैल को क्या होता है? तो बेटा 12 अप्रैल को आपका मनाया जाता है मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, ठीक है। ये आपका कब होता है? तो मैम 12 अप्रैल को, यानी इसका आंसर था बेटा सी। आगे आ जाइए। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफाई निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो बेटा आपको देखो क्या लिखा है, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कौन सफाई का काम करता है? तो आप बोल रहे हो भारतीय हिम प्राधिकरण। गलत। द बॉर्डर रोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन। जल्दी से बता दो इसकी स्थापना और जल्दी से बता दो इसका हेडक्वार्टर। और मैं आपको बता देती हूं कि जो BRO है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है उत्तरी और उत्तर पूर्वी सीमा क्षेत्रों में क्या आपने आंसर कर दिया है? 1960 में किया गया था, ठीक है, 7 मई 1960। और बेटा हेडक्वार्टर भी बता दो जल्दी से, कौन सा है? नई दिल्ली। अब मैं अपनी लाइन को लिख सकती हूं, आपके आंसर मुझे प्राप्त हो चुके हैं। अब देखो क्या लिखा है, उत्तरी और उत्तर पूर्वी सीमा क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क का विकास और रखरखाव। विकास और रखरखाव। विकास और रखरखाव, ठीक है। आगे आइए, अगला क्वेश्चन। वह प्रक्रिया जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए वृक्ष लगाते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि आपका नॉन कॉमर्शियल पर्पस और कॉमर्शियल पर्पस दोनों होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है और मुझे बताना है कि यहां पर आंसर आ रहा है मैम कृषि वानिकी, तो बिल्कुल सही है। कृषि वानिकी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कृषि वानिकी, ठीक है। कृषि वानिकी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब देखिएगा आगे, यहां पर आपको मैं बता दूं, विश्व कृषि वानिकी की स्थापना बताना। विश्व कृषि वानिकी की स्थापना, वानिकी की स्थापना और बेटा जी इसका हेडक्वार्टर, चलो बताओ जल्दी से, स्थापना कब हुई थी और हेडक्वार्टर कहां पर है? तो बेटा स्थापना हुई थी 1978 में और हेडक्वार्टर है इसका केन्या में, ठीक है। सी इस प्रश्न का उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। बेटा PDF आपको मिलेगी रोजगार विदंकित एप्लीकेशन पर आपके फ्री वाले फोल्डर में, ठीक। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी संस्था भारत में बीमा उद्योग को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है? बीमा उद्योग को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है, बताइए जल्दी से। बताइए, बहुत बढ़िया मैम, IRDAI, लेकिन इसकी फुल फॉर्म इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ठीक। ये आपका क्या है? ये एक ऐसी संस्था है जो बीमा उद्योग को विनियमित करती है। अब इसके बारे में अगर मैं बात करती हूं बेटा, तो इसकी स्थापना जो है वो हुई थी बीमा विनियामक एवं प्राधिकरण अधिनियम, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी
1999, बीमा, इसके 1999 के आगे लिख देना बीमा विनियमित एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, बीमा विनियमित एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के तहत, 1999 के तहत। और आप मुझे अब बता दो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। अब हम बात करते हैं जैसे ICICI, ठीक है, ICICI क्या होगा, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आपने मुझे इसका हेडक्वार्टर क्या बताया है, हैदराबाद, बहुत बढ़िया। अब इसी बात पर बता दो बेटा आईसीआईसी की स्थापना कहां हुई थी, आईसीआईसी की स्थापना सॉरी कब हुई थी, स्थापना और इसका हेडक्वार्टर, स्थापना और बेटा जी हेडक्वार्टर बताओ। चलो आईसीआईसी बेटा 30 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करो। 1955 वाले बच्चे सही कह रहे हैं, क्योंकि इसकी बेसिकली जो आपकी स्थापना हुई थी वो 1955 में, और इसका हेडक्वार्टर आपको देखने के लिए मिलेगा मुंबई में। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका, मुंबई में है। और बेटा जी जो आप 1994 बोल रहे हो ये बाद में, अगर शुरुआत में हम बात करें तो 1955 में ये शुरू आपकी इस्टेब्लिश हो गई थी, 1955 में इसकी शुरुआत हो गई थी, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करती हूं आरबीआई के बारे में, तो आप मुझे बताओ जल्दी से आरबीआई की स्थापना, आरबीआई का हेडक्वार्टर किस एक्ट के तहत हुआ था, ठीक है, और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष। और अगर हम बात करें प्रथम अध्यक्ष भारतीय कौन थे, और बेटा जी आपके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था बताओ। राष्ट्रीयकरण मतलब नेशनलाइजेशन कब किया गया था, तो जल्दी जल्दी आंसर बता रहे हैं बच्चे। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, फुल फॉर्म है इसकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर बेटा इसका मुंबई में है, ठीक है। मुंबई में कब से बना, 1937 से। तो 1937 से पहले कहां पर था, पहले बेटा कोलकाता में था, ठीक है, कोलकाता। और इसका एक्ट आरबीआई एक्ट 1934 के तहत प्रथम अध्यक्ष था ऑसबर्न स्मिथ, ऑसबर्न स्मिथ। और बेटा अगर बात करें प्रथम भारतीय तो बेटा जी सीडी देशमुख। वर्तमान के आप बताओगे। राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को, नेशनलाइजेशन हुआ था। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है ये आप बताओगे, बताइए जल्दी से, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है। हाँ जी संजय मल्होत्रा, वेरी गुड, संजय मल्होत्रा। और हिल्टन यंग कमीशन के आधार पर मल्होत्रा, हिल्टन यंग कमीशन के आधार पर बेटा इसकी क्या की गई थी, उस हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। हिल्टन यंग कमीशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण की घोषणा कब की गई, बेटा ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुकी हूं, और आपको ये भी बता चुकी हूं कि इससे पहले 2 बार और की जा चुकी है, ठीक है। जैसे आपका अगर मैं बात करूं अंग्रेजों के टाइम कब की गई थी, तो अंग्रेजों के टाइम की बात करूंगी तो 1946 में हुई थी। एक बार 1978 में मोरारजी देसाई के समय पर हुई थी, मोरारजी देसाई। और बेटा जी एक बार हुई है आपकी 2005 में, 2005 में ये किसने की थी, पीएम मनमोहन सिंह जी ने। और इसमें क्या किया था, 500 के नोट, यहाँ पे 500 रुपए के नोट को किया था इन्होंने। और ये जो आपने इस क्वेश्चन का आंसर अगर दिया है बी तो बेटा बिल्कुल सही है। और इसमें भी क्या किया गया था, तो इसमें भी 500 और 1000 के नोटों को प्रतिबंधित किया गया था। भैया इसमें भी क्या किया गया था, 500 और 1000 इन नोटों को क्या किया गया था, बंद किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में चाय और कॉफी की फसलों की किस श्रेणी में आती हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब देखो जल्दी से मैं यहाँ पे क्या आंसर आप यहाँ पे करोगे।
तो आंसर आ रहा है ए और बी और सी। यहां 3 आंसर मुझे मिले हैं बेटा। इस क्वेश्चन का अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, तो आंसर पता है क्या होगा? डी, वृक्षारोपण फसलें हैं। अच्छा, तो मैम बागवानी फसलें कौन सी होती हैं? तो बेटा केला, अंगूर, आलू, प्याज, इलायची। केला, आलू, अंगूर, इलायची, प्याज, ये सब क्या होती हैं? बागवानी फसलें, यानी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। नकदी फसलें कौन सी होती हैं? तो बेटा नकदी फसलों में जूट होता है, कपास होता है, गन्ना होता है, संतरा होता है, आम होता है, ये सब हैं। और फूड क्रॉप्स कौन सी हैं? जिसमें दाल होता है, गेहूं होता है, चावल होता है। ठीक है, ये आपकी क्या है? दाल है, गेहूं है, चावल है, ठीक है, मक्का है, ये सब आपकी फूड क्रॉप्स हैं। तो आंसर क्या होगा बेटा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। एक समाज सुधारक के रूप में गांधी जी का मानना था कि भारतीयों को सामाजिक बुराइयों से छुटकारा पाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक बुराई नहीं है? अच्छा, मैंने इलाज लिख दिया क्या इलायची को? अच्छा, ओहो, ये तो घनी मिस्टेक हो गई। इलायची और बेटा जी प्याज, सॉरी बेटा। ठीक है, तो आपने पढ़ लिया होगा, बहुत बढ़िया भाई। मैम इन्फ्लेशन तो कोई सामाजिक बीमारी नहीं है। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन मैम वो होता है जब क्या होता है, मान लीजिए कि जो वस्तु और सेवा है, वस्तु और सेवा, जब इनकी जो कीमत है, मतलब इनके जो प्राइस हैं, वो आपके समय के साथ बढ़ते रहते हैं, यानी इनमें वृद्धि होती चली जाती है। यानी अगर मैं आज, जैसे मैं आज 20 रुपए के 1 किलो टमाटर ले रही हूं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि 100 रुपए के क्या हो जाते हैं? 1 किलो टमाटर। तो क्या होता है? इन्फ्लेशन बढ़ गया, मतलब महंगाई बढ़ गई। मैम कहते हैं ना महंगाई, तो वो इन्फ्लेशन। बाकी जितनी भी बुराइयां आपकी दे रखी है, गांधी जी ने इन सबको सामाजिक बुराइयां कहा, और कहा कि ये ऐसी बुराइयां हैं जो समाज को कभी भी आगे नहीं जाने देंगी। अगला क्वेश्चन, पार्टनर सैटेलाइट लॉन्च, पीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है? बताइए, पीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है? ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 27। बी आंसर जो कह रहे हैं प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, नहीं 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 नहीं, ये नहीं होगा। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सॉरी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, डी आंसर होगा। आई एम सॉरी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, डी आंसर होगा। और बेटा जी ये आपका कब हुआ था? अक्टूबर 1994 में इसका सफल परीक्षण, अक्टूबर 1994 में सफल परीक्षण। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, डी आंसर होगा। ठीक है, अक्टूबर 1994 में इसका सफल आपका क्या होगा? परीक्षण होगा। और बेटा एक चीज और सुन लीजिए कि ये आपका, ये क्या है? ये आपका एक प्रमोचक रॉकेट है, प्रमोचक रॉकेट है। और ये जो प्रमोचक रॉकेट है बेटा जी, ये आपका 3rd जनरेशन का है, तीसरी पीढ़ी का है, इसमें तीसरी पीढ़ी का है। और ये भारत, ये आपका जो प्रमोचक रोचक है, ये द्रव चरणों से सुसज्जित है, द्रव चरणों से सुसज्जित है, ध्यान रखिएगा, और 3rd जनरेशन का है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकने वाले शब्द। बेटा जी आपके जो ग्रह हैं, इनको आपको अच्छे से याद करना है, ग्रह आपको अच्छे से याद करने हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है मंगल, इसका आंसर होगा मैम, बिल्कुल सही है कि मंगल। मंगल को क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ, मंगल को क्या कहते हैं? तो आप कहोगे कि मैं मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है, लाल ग्रह भी इसको कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल की जब हम बात करते हैं बेटा, तो ये क्या है? ये चारों सूर्य के निकटतम दूरी पर स्थित हैं, ये चारों सूर्य की निकटतम दूरी पर स्थित, निकटतम दूरी पर स्थित हैं। और इन्हें क्या कहते हैं?
इन्हें आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। इन्हें इंटरनल आपका क्या कहा जाता है, तो आप कहोगे कि मैम इन्हें इंटरनल ग्रह या आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट फेंको मैम। जी बिल्कुल, नेक्स्ट फेंक देती हूं, ये लीजिए। सरकार का वह कौन सा अंग है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करता है? हाँ जी, सिस्टर हैं आपकी पृथ्वी और आपका शुक्र, इन दोनों को सिस्टर कहा जाता है क्योंकि ये दोनों का जो आपका कह सकते हैं मतलब सॉरी, ये दोनों एक जैसे हैं तो इसीलिए इनको जुड़वा बहनें कहा जाता है और शुक्र को सुबह और शाम का तारा भी कहा जाता है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका इस प्रश्न का उत्तर है। अब यहाँ पे विधायिका क्या करती है, तो मैम ये कानूनों का निर्माण करती है। और न्यायपालिका क्या करती है, तो बेटा जी ये जांच करती है किसकी, इन कानूनों की, कि ये कानून संविधान के अनुसार बने हुए हैं या नहीं बने हुए हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका आपकी सरकार के 3 स्तंभ होते हैं और चौथा स्तंभ कौन सा होता है, मीडिया। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है बेटा आपने सही किया है कि मैम जो कानून बनाना काम होता है वो विधायिका का और उन्हें लागू करना काम होता है एग्जीक्यूटिव का, और इसके द्वारा लागू किए गए और विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों की जांच करना काम होता है हमारी न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी का। आज का लास्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गांधी जी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था? तो बेटा बताओ कौन सा वो आपका विश्वविद्यालय था। और अगर मैं आपसे बात करती हूं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, तो 1887 में स्थापना हुई है और अलीगढ़ की 1920 में और मुंबई की 1857 में। ये आपके विश्वविद्यालय हैं। तो आपका एक ही बचा में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1916 में किसने की थी, मदन मोहन मालवीय जी ने। और यहीं पर गांधी जी ने वापस आकर क्या दिया था, अपना भाषण दिया था। और ध्यान रखना गांधी जी कब वापस आए थे, 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। और इन्हीं की वापस आने की खुशी में हम क्या मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। और जब ये भारत में आए थे बेटा, तो गांधी जी के एक राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी, इन्होंने गांधी जी से कहा था कि भाई आप 1 साल तक अपने जो है मुंह बंद रखो और जो है आंखों को खुला रखो और कान बंद रखो, 1 साल तक पूरे भारत का भ्रमण करो और यहाँ की परिस्थितियों को जानो। ये सलाह देने वाले कौन थे, तो आप कहोगे कि मैम गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैम जीके जीएस का 40 क्वेश्चन बेटा कैसे होगा 1.5 घंटा में, 30 तो पूरा 1.5 घंटा में हुआ है। ठीक, तो कल मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ में, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो अब मेरी अगली क्लास है बेटा जी, तो मुझे उसमें भी जाना है। तो आपसे उम्मीद करूंगी कि आप सभी इस चीज़ को समझेंगे। और बेटा आपका कोई सजेशन हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्लास आपको कैसी लगी, बोरियत तो नहीं हुई? अगर नहीं हुई तो इसी बात पे स्माइल ही करके प्यारे प्यारे से दांत दिखाते हुए बाय कहना। आज के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और आप हमेशा खुश रहें।